नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्रतिज्ञा क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आइए दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं अपने राजस्थान इतिहास को लेकर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि राजस्थान का चाहे इतिहास हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे आर्ट कल्चर हो, और साथ में चाहे इंडिया का इतिहास हो, ज्योग्राफी हो या फिर आर्ट कल्चर हो, वो पूरे टॉपिक आपको थ्योरी के माध्यम से पढ़ाने वाला हूं। लेकिन आज आपने थंबनेल के अंदर देखा होगा, आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान इतिहास को लेकर। और राजस्थान इतिहास का आज हम परिचय देखेंगे कि कौन सा सिलेबस है राजस्थान इतिहास का। और वैसे आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास। वैसे आज तो हम केवल राजस्थान इतिहास के परिचय के बारे में जानेंगे। परिचय का मतलब आपको पता चल जाएगा कि इतिहास पढ़ना कैसे है और इतिहास में पढ़ना भी क्या क्या होता है। देखिए, राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास के बारे में यदि मैं सबसे पहले चर्चा करूं कि पार्ट्स कौन से हैं, वो तो आगे की बात है। लेकिन यहां पर पहला क्वेश्चन बन जाता है कि राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। वो थोड़ी सी चर्चा करते हैं और उसके बाद में आपके सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो राजस्थान इतिहास, सबसे पहला ही क्वेश्चन आता है, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। राजस्थान इतिहास का जनक। वैसे आप सभी परिचित हैं कि राजस्थान इतिहास का सर जनक कहा जाता है, वो कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड को। किन्हें कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड, चाहे राजस्थान का इतिहास हो, चाहे राजस्थान की ज्योग्राफी हो, चाहे राजस्थान की कला व संस्कृति हो, ये सभी जगह मौजूद होगा। ये ऐसा प्राणी है जो प्रत्येक पार्ट्स के अंदर पाया जाएगा। अगर मैं बात करूंगा कला संस्कृति को लेकर, यदि मैं किसी दुर्ग को लेकर चर्चा करूंगा, तो कर्नल जेम्स टोड ने किसी ना किसी दुर्ग के बारे में कुछ ना कुछ जरूर कहा है। यही कर्नल जेम्स टोड, जब आगे हम इतिहास के अंदर युद्ध पढ़ेंगे तो किसी ना किसी युद्ध को कोई ना कोई संज्ञा जरूर दी है। जैसे अगर मैं प्रसिद्ध युद्ध की बात करूं, हल्दी घाटी के युद्ध की, तो आपको पता है इसी हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था? तो मेवाड़ की थर्मोपली। कहने का मतलब कर्नल जेम्स टोड आपको पता होना चाहिए, चाहे आप इतिहास पढ़ो, चाहे जियोग्राफी, चाहे आर्ट वे कल्चर। तो अपने राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को। अब आपके एग्जाम के लिए ये कतई उपयोगी नहीं है कि कर्नल जेम्स टोड का जन्म है वो 1782 के अंदर स्कॉटलैंड नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम हुआ करता है जेम्स, इनकी माता का नाम था हेडली, जबकि टोड पारिवारिक गोत्र है और कर्नल इनको उपाधि मिली है। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कर्नल जेम्स टोड राजस्थान कब आया था? राजस्थान आया। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान कब आया था? तो याद रखेंगे, कर्नल जेम्स टोड राजस्थान पधारे थे 1806 ईस्वी के अंदर। पूछा यह भी जा सकता है कि कर्नल जेम्स टोड सर्वप्रथम राजस्थान 1806 के अंदर कहां पर आए थे? तो स्थान होता है मांडलगढ़। कौन सा है? मांडलगढ़। और ये मांडलगढ़ कहां पर होता है दोस्तों? तो याद रखेंगे, आप सभी को पता है मांडलगढ़ कहां पर है? भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर। जिस समय कर्नल जेम्स टोड आए थे उस समय मेवाड़ के शासक हुआ करते थे भीम सिंह सिसोदिया। कहने का मतलब भीम सिंह सिसोदिया के और मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए थे कौन? कर्नल जेम्स टोड। तो यहां से 2 क्वेश्चन क्लियर हुए, 3 क्वेश्चन हो गए। वैसे राजस्थान इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान कब आए? तो 1806 में। कहां पर आए? तो मांडलगढ़, भीलवाड़ा। और कहते हैं यहीं पर एक व्यक्ति से मुलाकात हुई थी और उन व्यक्ति का नाम होता है यति ज्ञानचंद, और वही कर्नल जेम्स टोड के क्या बने? याद रखेंगे, गुरु। पूछा जाए कर्नल जेम्स टोड के गुरु का नाम क्या है? तो नाम याद रखेंगे यति ज्ञानचंद। आम तो ज्ञानचंद मिल गो जन लारे कहीं रिव्यू कोने। आप मारवाड़ी में कहावत है कि ज्ञानचंद मिलने बस कहीं रहे। तो आगे देखो क्या हुआ। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान इतिहास का जनक क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन ये भी बनता है। तो पहली बात तो आप याद रखेंगे कि कर्नल जेम्स टोड ने घोड़े पर बैठकर संपूर्ण राजस्थान का भ्रमण किया था, इसीलिए कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है इतिहास के अंदर क्या? तो याद रखेंगे
इन्हें इतिहास में कहा जाता है घोड़े वाले बाबा। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम के अंदर आ रखा है कि इतिहास के अंदर घोड़े वाले बाबा किन्हें कहा जाता है, तो याद रखेंगे कर्नल जेम्स टोड। इनके घोड़े का नाम होता है अलबुर्ज। कर्नल जेम्स टोड के घोड़े का नाम क्या है? अलबुर्ज। अब क्वेश्चन अभी भी है कि सर कर्नल जेम्स टोड को ही राजस्थान इतिहास का जनक क्यों कहा जाता है? तो पहली बात तो आपको पता है कि अपने प्रदेश को राजस्थान नाम देने वाले व्यक्ति कौन थे? कर्नल जेम्स टोड। और इसकी जानकारी हमें इनकी एक पुस्तक से मिलती है। तो आइए आगे चर्चा करते हैं कर्नल जेम्स टोड की वो पुस्तक कौन सी है। देखिए, हम पढ़ रहे हैं टोड, और टोड ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम क्या होता है? नाम होता है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन? तो याद रखेंगे, इस पुस्तक के लेखक आपको पूछा जाए तो वेरी इंपॉर्टेंट, इस पुस्तक के लेखक हैं स्वयं कर्नल जेम्स टोड। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? याद रखेंगे कर्नल जेम्स टोड। तो कहते हैं कि द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक के अंदर हमें जानकारी मिलती है कि अपने प्रदेश के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कौन कौन से नाम दिए, यानी अपने प्रदेश को कौन कौन से नाम दिए थे। तो अपने प्रदेश को 3 नाम दिए थे। सबसे पहले नाम दिया था रायथन, एक नाम इन्होंने दिया था रजवाड़ा, और तीसरा अपने प्रदेश को नाम दिया था इन्होंने क्या? राजस्थान। तो आपको पूछा जाए अपने प्रदेश को राजस्थान नाम देने वाले व्यक्तित्व कौन हैं? कर्नल जेम्स टोड। इसीलिए इनको राजस्थान इतिहास का क्या कहा जाता है? जनक। और याद रखेंगे, पूछा यह भी गया है कि कर्नल जेम्स टोड ने अपनी इस पुस्तक के अंदर राजस्थान नाम दिया कब था? तो याद रखेंगे 1829 के अंदर। ये तो चर्चा हुई दोस्तों किसको लेकर? कर्नल जेम्स टोड को लेकर। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या? हम पढ़ रहे हैं अपने राजस्थान का इतिहास, और यहां से पहला फैक्ट आता है कि राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो हमने कहा कर्नल जेम्स टोड को। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान कब आए थे? तो 1806 के अंदर। और कहां पर पधारे थे? मांडलगढ़, भीलवाड़ा। आपको पता ही है भीलवाड़ा क्षेत्र आता है मेवाड़ के अधीन, और इस समय मेवाड़ के शासक हुआ करते थे भीम सिंह सिसोदिया। क्लियर? हमने कहा कर्नल जेम्स टोड के गुरु का नाम क्या है? तो गुरु का नाम होता है यति ज्ञानचंद। और इतिहास के अंदर कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है घोड़े वाले बाबा। क्यों? क्योंकि अपने संपूर्ण राजस्थान का भ्रमण किया था घोड़े पर बैठकर, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? घोड़े वाले बाबा। और इनके घोड़े का नाम होता है अलबुर्ज। इसके बाद में हमने चर्चा ये की कि इन्हें इतिहास का जनक क्यों कहा जाता है। तो हमने कहा कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक के अंदर अपने प्रदेश के लिए 3 शब्द यूज लिए थे, रायथन, रजवाड़ा और राजस्थान। इंपॉर्टेंट आपके लिए यह है कि अपने प्रदेश को राजस्थान नाम देने वाले व्यक्ति कौन थे? टोड। कब दिया था? 1829। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये तो हो गया राजस्थान इतिहास के जनक को लेकर। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि राजस्थान का इतिहास है ये कितने पार्ट्सों में है और किस प्रकार हमें पढ़ना है। देखिए, राजस्थान इतिहास, राजस्थान इतिहास। वैसे आप सभी को पता होगा कि जो राजस्थान का इतिहास है वो 3 पार्ट्सों में बंटा है। कितने पार्ट्सों में बंटा है? 3 पार्ट्सों में। कितने पार्ट्स हैं राजस्थान इतिहास के? 3 पार्ट्स। देखो, आपके लिए पढ़ना उस समय इजी हो जाता है जब आपको पता होता है कि इतिहास के अंदर टॉपिक कौन से हैं और किस प्रकार हमें पढ़ना है। देखिए, राजस्थान इतिहास 3 पार्ट्सों में है। कौन कौन सा? तो पहला पार्ट है प्राचीन राजस्थान। पहला पार्ट कौन सा है?
प्राचीन राजस्थान। दूसरा पार्ट कौन सा है? दूसरा है मध्यकालीन राजस्थान, मध्यकालीन राजस्थान। और तीसरा पार्ट कौन सा है? तीसरा पार्ट है आधुनिक राजस्थान, आधुनिक राजस्थान। ये अपने राजस्थान इतिहास के कितने पार्ट्स हैं? 3, और तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। राजस्थान का इतिहास हो, जियोग्राफी, आर्ट, कल्चर, सभी आपको थ्योरी के माध्यम से पढ़ाऊंगा। आपको बस इतना करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। देखिए, प्राचीन राजस्थान, मध्यकालीन और आधुनिक राजस्थान। प्राचीन राजस्थान की यदि चर्चा करें तो प्राचीन राजस्थान एक बार फिर कितने पार्ट्सों में डिवाइडेड है? तो आपको पता ही है, प्राचीन राजस्थान के अंदर 3 पार्ट्स आते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर मैं आपको सिलेबस बता देता हूं। प्राचीन राजस्थान के अंदर आपके सिलेबस के अंदर टॉपिक है, वो है सभ्यता। बहुत छोटा सा सिलेबस है। प्राचीन राजस्थान के अंदर एक ही टॉपिक है, कौन सा है? सभ्यता। सभ्यता का अर्थ होता है दोस्तों, वे क्षेत्र जहां पर सभी प्रकार के लोग एक ही संस्कृति को फॉलो करते हैं, उसे क्या कहते हैं? सभ्यता। तो प्राचीन राजस्थान के अंदर एक ही टॉपिक लगता है, कौन सा है? सभ्यता। आइए बात करें मध्यकालीन राजस्थान की। तो मध्यकालीन राजस्थान के अंदर सिलेबस में आपके एक ही टॉपिक है, और वो कौन सा है? तो याद रखेंगे, राजवंश। कौन सा है? राजवंश। प्राचीन राजस्थान में केवल सभ्यता है, मध्यकालीन राजस्थान में राजवंश है, और आधुनिक राजस्थान के अंदर बात करें तो यहां पर केवल आंदोलन है। बस यही तो है आपका सिलेबस राजस्थान इतिहास का। और आप चाहे एग्जाम किसी की भी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रहिए, आप ये ना सोचें मैं जिसकी तैयारी कर रहा हूं उसके लिए उपयोगी है या नहीं है। संपूर्ण एग्जाम के लिए उपयोगी है। आप चाहे आरएस दो, चाहे आईएएस, नो टेंशन रहिए, ठीक है। तो राजस्थान का इतिहास 3 पार्ट्सों के अंदर हमने देखा, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। प्राचीन के अंदर है सभ्यता, मध्यकालीन के अंदर है राजवंश, और आधुनिक राजस्थान के अंदर क्या है? आंदोलन। तो बस ये 3 ही टॉपिक है। अब इस टॉपिक को थोड़ा सा विस्तार से हम देखते हैं। देखिए, सभ्यता। सभ्यता की अगर चर्चा करें तो आपको पता ही है, इंपॉर्टेंट जो सभ्यता होती है आपके सिलेबस के अंदर, वो केवल 4 प्रकार की सभ्यता है। बाकी हम डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट कौन सी है? कालीबंगा। नंबर 2 इंपॉर्टेंट सभ्यता है, वो होती है अहाड़ सभ्यता। नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, वो है आपके गणेश्वर सभ्यता। और नंबर 4 होती है, वो होती है बेराट। कहने का मतलब, आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, उन सभी के लिए 4 सभ्यताएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी आपको मैं अलग पार्ट्स में बताऊंगा कि प्राचीन राजस्थान 3 पार्ट्सों में है, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, और उसके अंदर ये सभ्यता किस प्रकार से डिवाइडेड है। राजवंश को लेकर यदि मैं आपके साथ में चर्चा करूं तो राजवंश के बारे में अपने राजस्थान में बहुत डिटेल है। देखिए, राजवंश, राजवंश के बारे में सबसे पहले राजवंश की अगर मैं चर्चा करूं तो नाम आता है हमारे सामने गुहिल वंश, क्योंकि अपने राज्य के अंदर सबसे प्राचीन वंश माना जाता है कौन सा? गुहिल वंश। जब हम गुहिल वंश पढ़ेंगे तो गुहिल वंश के साथ में ही हम किसका इतिहास पढ़ेंगे? पूरा मेवाड़ का इतिहास। किसका पढ़ेंगे? मेवाड़ का इतिहास। और आपको पता है, यही गुहिल वंश 2 शाखाओं के रूप में भी पढ़ेंगे। एक शाखा पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे रावल शाखा, और दूसरी शाखा हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे राणा शाखा। रावल शाखा जितनी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है राणा शाखा। क्योंकि राणा शाखा के जैसे शासक के बारे में मैं बात करूं तो जैसे लाखा, राणा लाखा, राणा लाखा का पोता है राणा कुंभा, राणा कुंभा का पोता है राणा सांगा, राणा सांगा का पोता है महाराणा प्रताप। कहने का मतलब, महाराणा प्रताप, सांगा, कुंभा और लाखा, ये 4 शासक तो आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा शासक किस रूप में पढ़ना है। जैसे महाराणा प्रताप और सांगा की चर्चा करें तो आप पुराने पेपर उठाकर देख लेना, आपको क्वेश्चन हमेशा युद्ध से मिलेगा, या फिर मिलेगा महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम, या फिर हाथियों के नाम।
कुंभा की चर्चा करें तो कुंभा से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, या तो उपाधि पूछता है और या फिर पूछता है दुर्ग और या फिर किसी पुस्तक की रचना। लाखा से पूछता है तो पिछोला झील के बारे में पूछता है या फिर लाखा का विवाह के बारे में, क्योंकि लाखा का विवाह हुआ था मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई से। पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन राजवंश के बारे में पहला कौन सा हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे गुहिल वंश। यही यदि मैं चर्चा करूं दूसरे वंश की, तो यहां पर दूसरा वंश होता है, वो होता है, चर्चा कर लेते हैं राठौड़ वंश की। किसकी कर लेते हैं, राठौड़ वंश। देखिए राठौड़ वंश को यदि लेकर मैं चर्चा करूं तो आपको पता है कि ये जो राठौड़ वंश है ये सबसे पहले तो कहां पर है, मारवाड़ में, यानी कि पढ़ेंगे मारवाड़ का इतिहास। मारवाड़ से ही ये राठौड़ गए थे कहां पर, तो याद रखेंगे बीकानेर, तो हम यहां पर पढ़ेंगे बीकानेर के राठौड़। मारवाड़ से ही राठौड़ गए थे कहां पर, याद रखेंगे किशनगढ़, और यहीं से हम पढ़ेंगे किशनगढ़ के राठौड़। इसके अलावा आपको पता है राठौड़ों की एक शाखा नागौर में भी है, नाम आपने सुना होगा अमर सिंह राठौड़। इतिहास के अंदर मत्तीरे की राड़ हुई थी, वैसे नागौर में राड़ ज्यादा हुए, लड़ाइयां कमी हुए। उसके अलावा आपको पता हो तो मेड़ता के अंदर भी राठौड़ है, तो वो भी है, लेकिन प्रमुख रूप से ये तीन। अगले एक वंश की ओर में यदि आपके साथ में चर्चा करूं सिलेबस में अपने, तो एक होता है चौहान वंश। कौन सा, चौहान वंश। चौहान वंश की यदि शाखाओं को लेकर मैं चर्चा करूं तो फिर सबसे पहले शांबर के चौहान, उसके बाद में अजमेर के चौहान, उसके बाद में रणथंबोर के चौहान, उसके बाद में जालोर के चौहान, उसके बाद में हाड़ौती के चौहान, और उसके अलावा शिरोई के चौहान। यानी चौहान तो राजस्थान के लगभग पूरे क्षेत्र में फैले हुए हैं, ऐसा कोई क्षेत्र ही नहीं है जहां पर चौहान नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन आपके एग्जाम के लिए मैं बता देता हूं, चौहान के अंदर एक तो सांभर इंपॉर्टेंट है, यहां पर हम पढ़ेंगे सांभर के चौहान। एक आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है अजमेर के चौहान। इसके अलावा आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है वो है रणथंबोर के चौहान, और इसके अलावा आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है वो है जालोर के चौहान। कौन सा, जालोर के चौहान। दोस्तों जो भी आप वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करेंगे तभी हम जल्दी ऑनलाइन मिलेंगे, ठीक है। और सिलेबस को ढंग से देखें, ऐसा नहीं बीच में जाए। सिलेबस आपने ढंग से देखा तो मान के चलिए कि आधी तैयारी तो आपको वैसे ही हो गई, क्योंकि आपने सिलेबस को अच्छे ढंग से देख लिया। चौहान वंश। इसके अलावा राजस्थान के अंदर अगला वंश है, और वो वंश होता है कौन सा, तो आप सभी जानते हैं, नाम है कछवा वंश। कौन सा है, कछवा वंश। कछवा वंश हम जब पढ़ेंगे तो आपको पता है कछवा वंश कहां पर हुआ है राजस्थान में, तो आमेर। मतलब यहां पर हम पढ़ेंगे किसका इतिहास, आमेर का इतिहास। तो महत्वपूर्ण तो ये 3-4 वंश होते हैं, गुहिल वंश, राठौड़, चौहान और कछवा वंश। इनके अलावा भी होता है, वो होता है एक तो आपके गुज्जर प्रतिहार। गुज्जर प्रतिहार की 2 शाखाएं हैं, एक तो होती है मंडोर, अपने राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट, बाकी गुज्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं की हमें जानकारी मिलती है। एक तो मंडोर, और दूसरा हम पढ़ेंगे भीनमाल के अंदर भी गुज्जर प्रतिहार हैं, और भीनमाल वर्तमान लोकेशन जालोर, ये भी। इसके अलावा और भी वंश होते हैं, जैसे भाटी वंश जैसलमेर में हुए हैं, जाट वंश भरतपुर व धौलपुर के अंदर हुए हैं, उनको लेकर भी चर्चा करेंगे, लेकिन वो हम पढ़ेंगे साथ में। जैसे दुर्ग पढ़ेंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा गागरोन का दुर्ग, एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो जल दुर्ग है, तो वहां पर मैं आपको 2 शाखे भी बताऊंगा साथ में, कि गागरोन का पहला शाखा हुआ था 1423 के अंदर। उस समय गागरोन के शासक थे अच्चल दास खिंची, और आक्रमण करने वाले थे मांडू के शासक होसंग शाह। और इस शाखे के बारे में हमें जानकारी देती है एक पुस्तक जिसका नाम है अच्चल दास खिंचीरी वचनिका, और उनके लेखक है शिवदास गांडण। तो आप निश्चित रहिए, पूरे वंश जो हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ये होता है आपका कौन सा, मध्यकालीन राजस्थान। कौन सा होता है, मध्यकालीन राजस्थान। देखिए राजस्थान का इतिहास, राजस्थान के इतिहास के अंदर प्राचीन राजस्थान में सभ्यता, मध्यकालीन राजस्थान के अंदर राजवंश आया,
जिसमें सबसे पहला गुइल वंश, दूसरा कौन सा देखिए राठौड़ वंश, राठौड़ वंश के बाद में फिर कौन सा चौहान वंश, और चौहान वंश के बाद में कौन सा कछुआ वे गुज्जर प्रतिहार। अब हम देखते हैं कि अपने आधुनिक राजस्थान का सिलेबस क्या है। देखिए आधुनिक राजस्थान, आधुनिक राजस्थान को यदि लेकर हम चर्चा करें तो आधुनिक राजस्थान के अंदर हमने एक नाम लिखा है, कौन सा, हमने नाम लिखा है आंदोलन। और ये बात सही भी है क्योंकि आधुनिक राजस्थान के अंदर केवल और केवल आंदोलन हुए हैं। देखिए कौन कौन से। सबसे पहले आधुनिक राजस्थान के अंदर हम पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं 1857 का संग्राम, जिसे आप नाम देते हैं क्रांति। बाकी ये क्रांति है कि ये या फिर एक प्रकार का विद्रोह, वो तो जब हम पढ़ेंगे तब हम चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर आधुनिक राजस्थान का पहला टॉपिक कौन सा, 1857 का संग्राम। 1857 के संग्राम के बाद में यहाँ पर दूसरा टॉपिक आता है, वो आता है किसान आंदोलन। और आपको पता ही है किसान तो अभी भी आंदोलन कर रहे हैं, तो ये किसानों की तो क्या बात करें। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे किसान आंदोलन। किसान आंदोलन के साथ में हम यहाँ पर पढ़ेंगे जनजाति आंदोलन। कौन सा, जनजाति आंदोलन। क्लियर। जनजाति आंदोलन के बाद में हम पढ़ेंगे जनता द्वारा जो आंदोलन किए गए थे उनको हमने एक नाम दिया है, कौन सा, प्रजामंडल। कौन सा आंदोलन है, प्रजामंडल। और प्रजामंडल के बाद में हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे आपके आखिरी टॉपिक जो होगा राजस्थान का एकीकरण, कंप्लीट। ये होता है आपके राजस्थान इतिहास का सिलेबस। सिलेबस सभ्यता प्राचीन के अंदर, मध्यकालीन में राजवंश है और आधुनिक में केवल आंदोलन है। और मान के चलिए आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके प्रत्येक एग्जाम में प्राचीन राजस्थान से क्वेश्चन आता है, मध्यकालीन राजस्थान से आता है और आधुनिक राजस्थान से भी आता है। ये 5 ऐसे टॉपिक हैं जिनमें से प्रत्येक टॉपिक में से आपके क्वेश्चन आएगा। और आपको पता भी है, आप में से जो एग्जाम दे रहे हैं उनको ये पता है कि 1857 हो, किसान आंदोलन हो, जनजाति हो, प्रजामंडल हो और एकीकरण, इन 5 में से एक क्वेश्चन यहाँ से आता है और हमेशा एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो 6 क्वेश्चन तो यहाँ से आएंगे और बाकी जो क्वेश्चन बचे वो आपके राजवंश से है और वो आपके सिलेबस पर है। यदि आपके सिलेबस के अंदर राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मान के चलिए उनमें से 10 या 12 क्वेश्चन आपके इतिहास से आएंगे। और मैं आपको राजस्थान इतिहास ये सारे के सारे टॉपिक पढ़ाने वाला हूं बिल्कुल इसी चैनल पर, वो भी पूरी थ्योरी में निःशुल्क। आप मेरे साथ आपकी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए। हाँ, हो सकता है कि आपने कहीं से कोर्स ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार आप पढ़ के जरूर देखिए, आपको पढ़ने में मजा आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर इतिहास पढ़ेंगे नहीं, हम इतिहास रचेंगे और इस प्रकार से रचेंगे कि फिर आपको कभी राजस्थान इतिहास पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी दुविधा यह है स्टूडेंट के सामने कि सर पढ़ें, लेकिन पढ़ें कैसे, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये तो है अपना सिलेबस राजस्थान इतिहास का। और इस राजस्थान इतिहास के अंदर सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, वो करेंगे किसको लेकर, प्राचीन राजस्थान। देखिए हल्की सी आपको झलक दिखा देता हूं प्राचीन राजस्थान की। देखिए प्राचीन राजस्थान, प्राचीन राजस्थान याद रखेंगे, प्राचीन राजस्थान को 3 पार्ट्सों के अंदर डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्सों के अंदर? 3 पार्ट्सों में। देखिए कौन कौन सा। सबसे पहला जो पार्ट है वो होता है प्राग ऐतिहासिक काल। कौन सा है? प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा जो पार्ट है वो आप याद रखेंगे, उस पार्ट का नाम होता है आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सा? आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा पार्ट होता है वो होता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। और ये तीनों पार्ट्स ही बड़े इंपॉर्टेंट है राजस्थान के लिए। कैसे? देखिए प्राचीन राजस्थान, आज तक आपने भारत को इस प्रकार पढ़ा होगा, मैं आपको राजस्थान इस प्रकार से पढ़ाने वाला हूं। देखिए
प्राचीन राजस्थान, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल, 3 भागों में डिवाइड है। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल को यदि लेकर चर्चा करें तो प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर सबसे पहले कौन सी धातु आई थी जो मनुष्य द्वारा प्रयोग में ली गई? याद रखेंगे, तांबा। तो प्राग ऐतिहासिक काल तो कहलाएगा कौन सा युग? तांबा युग, यानी कि तांबर युग। आद्य ऐतिहासिक काल कौन सा युग कहलाएगा? तो याद रखेंगे, कांस्य युग, क्योंकि यहां पर कौन सी धातु आई है? कांसा। और ऐतिहासिक काल कौन सा? तो याद रखेंगे, यहां पर एक धातु आ गई जिसका नाम क्या है? लोहा। और लोहा जैसे आएगा तो आपको पता ही है राजवंश की शुरुआत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर बनने शुरू हो जाएंगे लोहे से हथियार, और जब तलवारें बनेगी तो तलवारें चलेगी भी, यानी कि राजवंश की शुरुआत। तो प्राग ऐतिहासिक तांबा है, ये कांस्य है और ये लोहा युग है। एक सिंपल सा एग्जांपल, आपने सिलेबस पढ़ा भी है और आपको पता भी है कि एक क्वेश्चन आता है कि निम्न में से वह धातु या निम्न में से वह सभ्यता, 4 सभ्यता अभी मैंने लिखी थी आपके सामने, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और आहड़, बेराट। पूछा जाता है निम्न में से कौन सी सभ्यता कौन सी युग से संबंधित है? देखिए, तांबा, तांबा को जब लेकर हम चर्चा करते हैं तो अपने राजस्थान के लिए 2 सभ्यता बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक तो होती है गणेश्वर और दूसरी कौन सी होती है? तो आपको पता है आहड़ सभ्यता। लीजिए, प्राचीन राजस्थान का जो पहला पार्ट है प्राग ऐतिहासिक काल, उसके अंदर हम पढ़ेंगे गणेश्वर और आहड़। कहने का मतलब यहां पर हमें केवल अवशेष मिलेंगे, लिखा हुआ नहीं मिलेगा। जैसा आपको पता है यहां पर अवशेष मिले थे। गणेश्वर के अंदर हमें मछली पकड़ने का कांटा मिला था, तो हमने अनुमान लगाया था कि यहाँ के लोग मांसाहारी हुआ करते थे। आहड़ के अंदर हमें मर्दभांड मिले। मर्दभांड का मतलब होता है मिट्टी से बने हुए बर्तन, तो हमने आइडिया लगाया कि ये जो सभ्यता है ये ग्रामीण सभ्यता है। कांस्य युग की बात करें तो कांस्य युग से संबंधित अपने राजस्थान में एक सभ्यता है जिसका नाम क्या होता है? कालीबंगा। क्या है? कालीबंगा। और कालीबंगा आपको पता ही है कौन सी है? कांस्य युगीन। और आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर आपको पता हो भारत के अंदर भी एक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता का ही पार्ट कौन सा है? कालीबंगा। आप पढ़ते हैं कालीबंगा कौन सी धातु से है? कांस्य युग। लोहा युग, लोहे युग की हम बात करते हैं तो आपको पता है अपने राजस्थान के अंदर एक हम सभ्यता पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है? बेराट। ये लीजिए, प्राचीन राजस्थान 3 पार्ट्सों में है, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक तांबा से संबंधित है, ये कांस्य है और ये लोहा है। तो हमारे लिए ऐतिहासिक काल में बेराट सभ्यता है, यहाँ पर कालीबंगा है और यहाँ पर कौन सी? गणेश्वर सभ्यता। यदि आप हाई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप पटवार, ग्राम सेवक और आरएस दे रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जाए और आपको पूछा जाए कि निम्न में से वह धातु या निम्न में से वह सभ्यता जिसका संबंध आद्य ऐतिहासिक काल से है। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा निम्न में से वह सभ्यता जिसका संबंध आद्य ऐतिहासिक काल से है, और ऑप्शन के अंदर आए गणेश्वर, आहड़, कालीबंगा और बेराट। तो क्या करेंगे आप? कालीबंगा। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर ये तो हम सिलेबस में पढ़ेंगे, ठीक बात है, लेकिन ये प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल ये क्या है? तो देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल वो टाइमिंग है जब हमें केवल और केवल क्या मिले हैं? अवशेष मिले। अवशेष का मतलब लिखा हुआ नहीं मिला है, याद रखना। प्राग ऐतिहासिक काल वो टाइमिंग है जब हमें केवल क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं, लिखा हुआ कहीं भी नहीं मिला है। आद्य ऐतिहासिक काल को लेकर यदि मैं चर्चा करूं तो ये वो काल है जिसके अंदर हमें अवशेष तो मिले ही, साथ में लिखित साक्ष्य मिले। यहां पर क्या मिले थे? लिखित साक्ष्य मिले। लेकिन ये जो लिखित साक्ष्य हैं ये आज तक पढ़े नहीं गए, पढ़े नहीं गए। ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल
वो टाइमिंग है जब हमें अवशेष भी मिले, लिखित साक्ष्य मिले, लेकिन लिखित साक्ष्य पढ़े नहीं गए। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर पढ़े क्यों नहीं गए, तो देख लीजिए, पढ़े इसीलिए नहीं गए क्योंकि यहाँ की जो लिपि थी वो लिपि समझ में नहीं आई, और लिपि बिल्कुल ऐसे थी। यानी जो लिपि हमें मिली है वो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं थी, दाएं से बाएं और वापस बाएं से दाएं। यानी कि समझ में ही नहीं आया कि इस लिपि को पढ़ें कैसे, इसीलिए इसको पढ़ने का वैसे प्रयास तो किया था। सर्वप्रथम इस लिपि को पढ़ने का प्रयास किया था वेडन महोदय ने, लेकिन वेडन महोदय क्या रहे, असफल। एक भारतीय भी थे जिन्होंने इस लिपि को पढ़ने का प्रयास किया था, उनका नाम होता है नटवर झां। यानी कि झां साहब ने इसको पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन ये भी असफल रहे। तो कहने का मतलब ये लिपि समझ में ही नहीं आई, इसीलिए हमने नाम भी इसको आकार देख करके दिया। देखने पर आपको लगता है कि ये कैसी है, ये है सर्पिलाकार लिपि। ये क्या है, सर्पिलाकार लिपि। आपको देखने पर लगता है कि गाय जब मूत्र विसर्जन करती है तो इसी प्रकार करती है, इसीलिए इस लिपि को एक और नाम दे दिया गया, कौन सा, गोमूत्र लिपि। कौन सा, गोमूत्र लिपि। ठीक है, लिखने का कार्य हम कल से शुरू करेंगे, आज तो केवल आप समझे। गोमूत्र लिपि, इसी लिपि को कहा जाता है इंग्लिश के अंदर, वो कहा जाता है वुस्त्रोफेदम लिपि। क्या कहा जाता है, वुस्त्रोफेदम लिपि। और याद रखें, इसी लिपि को कहा जाता है भाव चित्रात्मक लिपि। क्या कहा जाता है, भाव चित्रात्मक लिपि। भाव चित्रात्मक लिपि का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वो है व्हाट्सएप। कैसे, जैसे आपके व्हाट्सएप के अंदर इमोजी है, आप किसी को हंसते हुए भेज रहे हैं, मतलब मामलो ठीक है, थे भी राजी हो और आगलो भी राजी खुशी है। यदि आपने अगले वाले को इमोजी भेजी है और वो थोड़ी सी रोते हुए है, तो मतलब मामलो गड़बड़ है। और हो सकता है कि आपने किसी को ये व्हाट्सएप वाली इमोजी इस प्रकार से भेजी है, इस प्रकार से, आपको पता ही है, आप सभी यूज करते ही हैं, तो मतलब मामलो घणो ठीक है। कहने का मतलब चित्र देखकर जो लिपि है वही क्या है, भाव चित्रात्मक लिपि। तो आपको यहां से समझ में आया कौन सी बात, तो देखिए, हमने कहा कि आद्य ऐतिहासिक काल वो टाइमिंग है जब हमें अवशेष भी मिले, साथ में लिखित साक्ष्य भी मिले, लेकिन हम पढ़ नहीं पाए। क्यों नहीं पढ़ पाए, क्योंकि ये लिपि हमें समझ में ही नहीं आई। ठीक है, तो ये तो अंतर हो गया किसमें, प्राग ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक। ऐतिहासिक काल की बात करें तो ये वो टाइमिंग है जब हमें लिखित साक्ष्य मिले, लिखित साक्ष्य मिले और हमने पढ़ भी लिया। हमने इनको तो क्या कर लिया, पढ़ लिया। यह अंतर होता है प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। और आपके राजस्थान के अंदर ये रहा पार्ट्स जो हम पढ़ने वाले हैं। वैसे पूरी डिटेल से पढ़ूंगा, और आप निश्चित रहें, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, तो फिर मिलते हैं। और आज तक, अभी तक तो जो आपको बताया वो इतिहास का एक सामान्य सा परिचय था कि सिलेबस क्या होता है, पढ़ने का तरीका क्या होता है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब सभ्यता से क्वेश्चन आएंगे तो आपको पूछा कैसे जाएगा। ठीक है, तो आप नो टेंशन रहिए, बस आप बने रहिए इसी प्रतिज्ञा क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आपको बस इतना सा करना है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। आप जितने ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतनी ही जल्दी हम आपके लिए लाइव में क्लास ले पाएंगे, और हम आमने सामने, यानी कि मैं आपके सामने रहूँगा और आपके कमेंट मेरे सामने रहेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अभी जो स्थिति चल रही है कोरोना काल को लेकर, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि आपकी जान बहुत ज़रूरी है। तो स्वयं को भी बचाइए और अपने परिवार को भी बचाइए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।